जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नेनीवाल और एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं हम एनविरा के माध्यम से। दोस्तों, आज हम अपने अध्याय 9 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। दोस्तों, पार्ट 4 की आज हम बात करेंगे। अध्याय हम पढ़ रहे हैं बल और गति। दोस्तों, सबसे पहले इस अध्याय में हमने गति के बारे में पढ़ा है और गति के बाद बारी आएगी बल की। लेकिन अभी गति के बारे में कुछ और चीजें पढ़नी बाकी है और वो आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, गति को लेकर हमने बात की है कि एक असमान गति होती है और एक समान गति होती है। एक समान गति के लिए जो ग्राफ होता है वो आपको हमेशा ही सरल रेखीय प्राप्त होता है और असमान गति के लिए ग्राफ का कोई लेना देना है नहीं। वो ग्राफ कैसा भी हो सकता है। हालांकि मैंने आपको बताया है कि जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। उसमें पहले वेग बढ़ेगा, एक समान रहेगा, फिर वेग घटते घटते वापस क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये बात हमने की है असमान गति के ग्राफ को लेकर। दोस्तों, मैंने लास्ट में पिछले वीडियो में शुरू ये किया था कि वेग समय ग्राफ हम बनाने वाले हैं। वेग समय ग्राफ यानी कि वेग और समय के मध्य ग्राफ, जहां y अक्ष पर वेग होगा और x अक्ष पर क्या होगा, समय। और इन ग्राफ को वेग यानी v और समय यानी कि t, तो vt ग्राफ भी आप कह सकते हो। vt ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ, ये ग्राफ हम बनाने वाले हैं। दोस्तों, इस ग्राफ के लिए मैंने आपसे कहा है कि ये ग्राफ 2-3 प्रकार का होगा। जैसे कि एक तो कि वेग जो है वो एक समान है, तो उसके लिए ग्राफ हम बनाएंगे, है ना। और उसके बाद जैसे असमान त्वरण की हम बात करेंगे। त्वरण अगर समान है तो वेग कैसा, ग्राफ कैसा होगा। अगर त्वरण असमान है, असमान त्वरित गति वहां पे हो रही है, तो क्या होगा। लेकिन पहले एक छोटी सी बात आप यहाँ पे समझिए। यदि मैं आपसे कहता हूं कि एक छोटा वाला ग्राफ, जो सबसे छोटा हम बनाने वाले हैं, वो किस तरीके से, इसका जो पहला प्रकार है वो मैं आपको बता दूं कि हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं पहली स्थिति का। और पहली स्थिति है कि जब वेग एक समान हो या समान हो, उस वेग के लिए हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस ग्राफ के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले तो लीजिए ग्राफ बना देते हैं। ये आपका अक्ष है और ये अक्ष है y वाला, ये अक्ष है आपका x वाला। वेग समय ग्राफ क्या होंगे और कैसे होंगे वो समझ लीजिए। मूल बिंदु O, मैंने कहा x अक्ष पर हम लेने वाले हैं समय को यानी कि t को, और वेग v को लेने वाले हैं अपन y अक्ष पर। ये दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि एक समान गति जब होगी, वेग जब एक समान होगा, तो उसके लिए सरल रेखा, यानी अगर वस्तु यहाँ 400 सेकेंड है और यहाँ 4 किलोमीटर तक चल रही है, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो मैं इसको मिला दूं। बिल्कुल, ये लीजिए, यहाँ प्राप्त होगा। यानी इसका जो ग्राफ होगा दोस्तों वो ये होगा। यहाँ ये ग्राफ होगा, जहाँ कैसा भी हो, मान लीजिए अगर दूरी आपने 4 नहीं 3 ली है तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, लेकिन होगा इस तरीके से। एक आयत वहां पे बनने वाला है। अगर आप आयत की यहाँ पे कल्पना करते हो, आयत पर विचार करते हो, तो वो इस तरीके से बनने वाला है। ये लीजिए, इस ग्राफ में दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता हूं कि तय की गई कुल जो दूरी होगी, तय की गई कुल दूरी, और दूरी को कई बार हम विस्थापन को लेकर भी बातें करते हैं, तो विस्थापन अगर मैं आपसे पूछता हूं, यानी कि कुल विस्थापन या कुल दूरी s कितनी होगी, यानी इस ग्राफ में यहाँ 400 सेकेंड में इतनी ये है आपके रीडिंग के दौरान। मान लीजिए मैं एक छोटी सी कल्पना यहाँ पे करता हूँ, 400 सेकेंड में 4 किलोमीटर वस्तु चलती है और इसके लिए मैंने ये बनाया है। अगर यहाँ पे कुल विस्थापन की स्थिति आए कि वस्तु द्वारा तय कुल विस्थापन, तो वो कुल विस्थापन दोस्तों इस पूरे क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। अगर आपको ये चाहिए तो आप कुल क्षेत्रफल निकाल लोगे, कुल क्षेत्रफल के बराबर होगा। अच्छा, ये यहाँ पे अगर समय को सेकंड में दर्शाया जा रहा है, 400 सेकंड यहाँ पे रीडिंग आ रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सेकंड कितने हैं, 400। अगर मैं समय t मानता हूं तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, समय t। अगर यहाँ वेग 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 2 3 4 बिंदु होंगे ना, तो दूरी भी 4 हो गई। इधर कितने 400 तक है, तो ये 400 यानी कि t माने तो t हो गया। इसे मैं v मान लेता हूं, तो ये कुल दूरी कितनी हो गई, v। तो
कहने का मतलब है कि यहाँ इस ग्राफ में वस्तु के द्वारा वस्तु की जो दूरी यहाँ पे दर्शा रहे हैं, वस्तु के वेग और समय के बीच जो ग्राफ बना रहे हैं, अगर यहाँ पे कुल विस्थापन की बात आती है कि कुल विस्थापन कितना होगा, तो वो इस पूरे के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर, यानी आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहाँ मैं आपसे पूछूं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ये v है और ये कितना है t, ये भुजा भी v है, ये भी t है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई v इंटू t। तो लीजिए v इंटू t, वेग भी सदिश, समय भी सदिश, लीजिए ये विस्थापन भी सदिश। लेकिन अगर फ्रेश लिखें तो s विस्थापन इज इक्वल टू वेग इंटू समय की स्थिति होगी, और ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद आ रहा होगा, है। तो एक छोटी सी बात यहाँ पे हमने सीखी है, क्या बात सीखी है कि अगर ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, अगर एक समान की स्थिति हो रही है, तो कुल विस्थापन जो होगा वो इस पूरे के छायांकित भाग जो मैंने किया है उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। कुल विस्थापन क्षेत्रफल के बराबर होगा, कुल दूरी जो होगी, कुल विस्थापन यानी जो तय किया गया है वस्तु के द्वारा, वो होगा इसके क्षेत्रफल के बराबर, और वो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई है। यदि त्रिभुज होता तो कुछ और बनता, लेकिन आयत है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो v इंटू टी के रूप में आप इस विस्थापन को देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ आपको एक फॉर्मूला छोटा सा याद आ रहा होगा जो इसी से बना है, और हमने वेग पढ़ते समय चर्चा की। अगर वेग के लिए मैं पक्षांतरण करता हूं तो t कहाँ आ जाएगा, भाग में, यानी v इज इक्वल टू करें तो s बाई टी, यानी वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे नोट करके चलना कि क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो कुल विस्थापन होगा वो क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो लीजिए दूसरे ग्राफ की मैं बात करता हूं कि एक समान के लिए तो आपने देखा ही है कि सरल रेखा में होगा, बिंदु इस तरीके से आपको मिलेंगे, सरल रेखा बन जाएगी, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक समान त्वरण के लिए, एक समान त्वरण का मतलब हर जगह वेग के बदलने की जो दर है वो समान है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और यदि वेग में परिवर्तन की दर एक समान है तो त्वरण एक समान हो जाएगा। और एक समान त्वरण के लिए यदि आप ग्राफ बना रहे हैं तो लीजिए कैसा बनेगा। स्थिति दूसरी, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक समान त्वरण के लिए, एक समान त्वरण के लिए जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा। त्वरण एक समान मतलब साफ है कि वस्तु के वेग के बदलने की जो दर है वो एक समान है। दोस्तों यहाँ एक छोटी सी चीज पे मैं विचार कर रहा हूं, एक छोटी सी चीज पे मैं कल्पना कर रहा हूं। क्या कल्पना कर रहा हूं, हम मान के चल रहे हैं कि ये ग्राफ है, और चूंकि ग्राफ कौन से चल रहे हैं, वेग समय ग्राफ चल रहे हैं, तो हम लोग वाई अक्ष पे किसे रखेंगे, वेग को रखेंगे, और एक्स अक्ष पे किसे रखेंगे, समय यानी कि टी को। ये मैंने इस पे वेग v को रखा है, और वेग v इस तरीके से दर्शाया जा रहा है, अक्ष आपका कौन सा है, y। यदि यहाँ पर एक समान त्वरण के लिए ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं v और t के मध्य, अब मैं छोटी सी कल्पना करता हूं कि किसी वस्तु का जो वेग वो पहले इतना है, इतना वेग है, और इस वेग को मैं कह देता हूं कि ये u है, प्रारंभिक वेग है, और u वेग से वस्तु प्रारंभ होती है, वेग उसका बढ़ता है और अंतिम छोर तक वो वेग पहुंचता है, और पहुंचने के बाद वो वापस इस तरीके से यहाँ मैक्सिमम हो जाता है, ये बढ़ता है। प्रारंभिक वेग u है और वो बढ़ करके इतना हो जाता है, मतलब ये अंतिम वेग है, और अंतिम वेग को रिप्रेजेंट करते हैं v से, मैंने आपको बताया है। वेग में परिवर्तन पूछा जाएगा, v में से u को घटा लेंगे। दोस्तों यदि ये गति एक समान होती तो ये वेग बढ़ता नहीं बल्कि एक समान होता, और स्थिति यहां पहुंच जाती, ऐसा होता। लेकिन यदि ये ऐसा होता तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, भाई ये u है तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा भी u होगी, सिंपल सी बात है ना। और ये मैं कहता हूँ कि समय है t, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी कितनी होगी, t। भाई किसी भी ग्राफ में अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि 1 2 3 4, यदि यहाँ पे 4 है तो यहाँ से 4 नहीं, t नहीं बल्कि 4 ले लिया, चलिए तो 4 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी होगी, 1 2 3 और 4, ये दूरी भी कितनी होगी, 4। सिंपल सी बात है। तो ये अगर यहाँ पे बिंदु t है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो गई, t हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो
u हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी u और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी t होगी। तो ये अपन मान के चलते हैं दोस्तों, अगर ये u है तो इतना समझिए कि ये यहाँ से यहाँ तक भी आयत है, समान है, तो मतलब u ही होगी। ये t है तो ये भी कितनी होगी t, ये t तो ये t, ये u तो ये भी u। मैं नाम दिला देता हूँ क्या, ये तो बिंदु O है और ये A है, ये मान लेते हैं B है, C है और मान लीजिए D है। ये बिंदुओं के नाम मैंने दिला दिए। अच्छा देखिएगा कि अगर यहाँ पे कल्पना हमने क्या की है, वैसे आपको माना फलाना भी लिखना पड़ेगा कि आपने क्या माना है। तो ये एक वस्तु है और वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है और अंतिम वेग उसका v तक उसका वेग लगातार बढ़ता है और वेग बढ़ते हुए कहाँ चला जाता है, v तक, v उसका अंतिम वेग है। तो इतना वेग बढ़ता है। अगर मैं इसका ग्राफ खींचता हूं तो ये ग्राफ ऐसे ढाल इसकी ये होगी, तो ये ग्राफ बनेगा। अब इसको मैंने मिला दिया, यदि एक समान होता तो इतना ही होता, केवल आयत ही होता। ये भुजा अगर u है तो ये भी u है, ये t है तो ये भी t है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, और त्वरण से इसको हम शुरू करेंगे और किस तरीके से समझिएगा। मैं यहाँ पे कुछ माना फलाना लिख देता हूं कि एक वस्तु, माना एक वस्तु u वेग से प्रारंभ होकर चलती है तथा उसका वेग बढ़कर v हो जाता है। कुछ समय बाद उसका वेग जो है वो बढ़कर कितना हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है, और इन सब में जो समय लगता है वो समय दोस्तों यदि t लगता है, जैसा कि हमने मान लिया है, इस सब समय अंतराल, इसमें जो सब समय लगता है वो समय यदि t हो जाए और यदि वेग ये u रहे, प्रारंभिक वेग, तो ये भुजा भी u रहेगी। अब दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूं कि छोटी सी स्थिति मेरे को बताइएगा त्वरण के बारे में, तो त्वरण a वेग में परिवर्तन बट्टे समय, वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं। तो यदि ये स्थिति मिल रही है, मैं आपसे कहूंगा कि v माइनस u अपॉन t। दोस्तों देखिएगा कि यहां से यहां तक v है, तो यहां से यहां तक की ये कंप्लीट जो भुजा है वो रहेगी v, कंप्लीट जो है वो कितनी होगी v। भाई ये इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी v, यहां से यहां तक की दूरी u। तो यदि मैंने आपसे पूछा कि आप b और c के मध्य जो दूरी है उसको बताओ, तो आप पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा लेंगे, पूरी में से, कंप्लीट में से इस दूरी को घटाएंगे तो आपको ये मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि यदि ये दूरी मेरे को चाहिए तो v माइनस यू हो जाएगा, v माइनस यू, और v माइनस यू के लिए हम क्या करेंगे वो बात होगी, लेकिन बट्टे हम लोग क्या कर देंगे, समय और त्वरण होगा साथ ही। अब देखो अगर v में से u घटाना है तो ये भुजा में से ये भुजा घटा रहे हैं, मेरे को अगर कंप्लीट क्षेत्रफल कहीं चाहिए होगा तो उस कंप्लीट क्षेत्रफल के लिए मैं क्या करूंगा, ये एक तो आयत मेरे पास बन रहा है और दूसरा मेरे पास क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो मैंने आपसे पहले कहा है कि अगर आपको कुल विस्थापन जैसे स्थिति चाहिए, कुल विस्थापन, तो कुल विस्थापन के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसका जो पूरा छायांकित भाग होगा, पूरा जो इस समलंब ये चतुर्भुज आपके बन रहा है, इस चतुर्भुज का जो छायांकित भाग होगा वो छायांकित भाग इसका कुल विस्थापन को, इसके कुल विस्थापन को दर्शाएगा, यानी इसका कुल विस्थापन ये होगा। अब यदि यहाँ से हम गति की समीकरणें भी निकाल सकते हैं दोस्तों, और कैसे निकाल सकते हैं ये बात जरा समझिएगा कि यह यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज बन रहा है यानी ABC, और यहाँ से यहाँ तक चतुर्भुज बन रहा है, अगर आयत बन रहा है सॉरी, तो अगर मेरे को इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए जो कि विस्थापन के बराबर होगा, यदि पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए जो विस्थापन के बराबर होगा, तो उसके लिए मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को और इसके क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा, ये बात होगी। तो यदि कुल क्षेत्रफल की बात यहाँ पे हो रही है, त्वरण का फॉर्मूला आपके पास पड़ा है, यदि मैं आपसे कहता हूं कि कुल विस्थापन और वो कुल विस्थापन बराबर होगा इस पूरे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, यानी कि ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा।
दोस्तों इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस आयत का क्षेत्रफल। तो लीजिए मैं आपसे कहूंगा कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ये आयत, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कंप्लीट आ जाएगा। तो इस आयत का क्षेत्रफल, आयत यानी ए और ओ ए लिखिए, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई यानी ओ ए इंटू ओ डी, ये होगा आयत के लिए ओ ए इंटू ओ डी, ये प्लस का प्लस। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का, तो आयत का बाद में लिख दीजिए, पहले त्रिभुज का लिख दीजिए। और त्रिभुज का होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार है AC इंटू ऊंचाई की अगर बात करें तो कितना है BC प्लस चतुर्भुज, ये आपका क्षेत्रफल अगर आप आयत का ले रहे हो है ना टोटल के लिए, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो ये वाला है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी मैं कहूंगा OA इंटू O और D, OA इंटू OD ये होगा। अब लीजिएगा कि ये 1/2 AC BC यानी आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। मैं आपसे कहूंगा कि कंप्लीट क्षेत्रफल के लिए या फिर कंप्लीट विस्थापन के लिए 1/2 आपके पास है AC इंटू BC, AC A से C तक T है तो T इंटू BC यानी B से लगा करके C तक, ये वाली भुजा B से लगा करके C तक, और BC है V माइनस U लीजिए प्लस अगर OA की बात करें तो U है और OD की बात करें तो T है, U इंटू T। दोस्तों V माइनस यू यहां मैंने रखा है, लेकिन अगर आप यहां देखो V माइनस यू को अगर आप देखो तो आपको क्या मिलेगा V माइनस यू के लिए, अगर मैं इसका पक्षांतर करता हूं तो T कहां चला जाएगा A के पास, यानी कि V माइनस यू जो होगा वो AT के क्या होगा बराबर, AT के बराबर होगा है ना। तो यहां हम क्या करेंगे 1/2 V माइनस यू की जगह AT ले लेंगे 1/2 और यहाँ ये हो जाएगा AT और AT और T का स्क्वायर यानी AT का स्क्वायर 1/2 AT का स्क्वायर प्लस U और T, यानी अगर मैं इसे सीधा करता हूं तो ये विस्थापन का जो समीकरण है UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, और इसे कहते हैं गति का द्वितीय समीकरण। गति का कौन सा समीकरण, द्वितीय समीकरण, जो कि आपको मिला है। लीजिए गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। दोस्तों यहां से हम तीनों गति के समीकरण निकाल सकते हैं। कैसे, हमने ये सीखा है, इससे पहले ये सीखा है कि जो कुल विस्थापन होगा, भाई यहाँ वस्तु u से प्रारंभ होकर अंतिम वेग v तक, यहाँ से इस तरीके से उसका अंतिम वेग v है वो चल रही है, और ये मैंने इसका बनाया है। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल होगा, कुल छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल विस्थापन के लिए। टोटल विस्थापन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कुल क्षेत्रफल आप निकाल के रख दोगे। कुल क्षेत्रफल के लिए मेरे को दो आकृतियां यहाँ पे मिल रही है। दो आकृतियां कौन सी मिल रही है, मैं आपसे ये कहूंगा कि इस पूरे के क्षेत्रफल के लिए आप पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, फिर इस आयत का क्षेत्रफल निकालें, दोनों को जोड़ दीजिएगा, पूरे का आ जाएगा। तो मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और मैंने आयत का क्षेत्रफल निकाला, दोनों को मैंने प्लस किया यानी जोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार, आधार त्रिभुज का है T और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ऊंचाई कंप्लीट, जैसे ये भुजा और ये भुजा टोटल V है, ये U है, तो ये कितनी हो जाएगी V माइनस U, तो V माइनस U प्लस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई U इंटू T, तो U इंटू T ये मैंने रखा। तो S इज इक्वल टू हाफ T, AT का स्क्वायर हो गया, T तो एज इट इज पड़ा है, लेकिन V माइनस यू यहाँ से अगर पक्षांतर करें T इधर चला जाएगा A के पास, तो V माइनस यू बराबर AT और AT और T यानी T का स्क्वायर, तो हाफ AT का स्क्वायर प्लस UT जो कि ये क्षेत्रफल पड़ा है। लीजिए ये मैंने सीधा किया, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, और इसे ही कहते हैं गति का द्वितीय समीकरण, और ये गति का प्रथम समीकरण है। प्रथम समीकरण कैसे बनेगा, देखिएगा कि V इज इक्वल टू माइनस यू उधर भेजो तो प्लस यू, यानी U प्लस AT, U प्लस AT
भाई यहाँ से मैंने आपसे कहा कि त्वरण है, त्वरण ए का मान कितना होता है कि वेग में परिवर्तन बटे समय। अगर मैं वेग में परिवर्तन को करूं तो ये 80 हो जाएगा, और माइनस में है इधर u, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी u प्लस क्या हो जाएगा a और t। तो लीजिए ये गति का कौन सा समीकरण मिला है, प्रथम, और ये गति का कौन सा समीकरण मिला है, द्वितीय। दोस्तों गति के दो समीकरण हमने एक समान त्वरण के लिए, ग्राफ के लिए हमने बना दिए हैं। दोनों गति के समीकरण, न्यूटन के गति के जो समीकरण है उसकी हम बात कर रहे हैं। और माना हमने ये है कि किसी वस्तु, कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग क्या है v, वो इस तरीके से बढ़ती है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ की ढाल ये होगी, यानी पहले का वेग v और बढ़ रहा है तो ऊपर की साइड और ये u और v हो जाएगा। तो लीजिए इस तरीके से हमने इसको किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और गति का जो द्वितीय समीकरण है वो आपको मिल चुका है, इस बात को याद रखिएगा। और वो समीकरण कितना मिला है, ये यहाँ पे लिखा पड़ा है कि विस्थापन यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर। प्रथम समीकरण आपको मिल रहे हैं ये वाला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लीजिए मैंने इसको वहां लिख देना है, कैसे, पहला समीकरण आपको मिला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो पहला समीकरण था गति का। दूसरा समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण गति का अंतिम, वो हम निकालने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको समीकरण लास्ट में, यानी अंतिम समीकरण ये मिली है कि यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और आपने ये देखा है, क्या देखा है कि त्वरण जो होता है वो यहाँ पर v माइनस यू बट्टे टी के बराबर होता है, v माइनस यू बट्टे टी। अगर मैं a की जगह मान रखता हूँ, है ना, a की जगह ये वाला मान रखता हूँ जो मैंने समीकरण एक पहले बना रखी थी, वो मान रखता हूँ, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस, देखो अगर मैं यहाँ पे t का मान निकालना चाहता हूँ ना, t का रख देते हैं अपन, तो v माइनस यू बट्टे क्या हो जाएगा, a, v माइनस यू बट्टे a हो जाएगा। तो अगर t का मान रखें तो u, और ये t लीजिएगा, v माइनस यू बट्टे a हो जाएगा, प्लस हाफ का हाफ है, a तो पड़ा है एज इट इज, और t का मान v माइनस यू बट्टे और a है, और का क्या है, स्क्वायर, का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं मिटाता हूँ इधर से, ये इसका स्क्वायर। लीजिए ये त्वरण बराबर v माइनस यू बट्टे टी था, और t निकाले तो v माइनस यू बट्टे a था, मैंने इसका पक्षांतरण किया। लीजिए ये मैंने रखा दोस्तों, s इज इक्वल टू यू को अंदर गुणा करवाता हूं तो uv माइनस यू का स्क्वायर बट्टे a हो जाता है, प्लस 1/2 का 1/2 है, और a, ये इधर स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, v माइनस यू का स्क्वायर मैंने खोल दिया। लीजिएगा बट्टे a का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, a का स्क्वायर 1/2 है, और इधर भी क्या है, a से एक a तो हो जाएगा कैंसिल, a से a के कैंसिल हो जाएगा, कैसे, uv माइनस यू स्क्वायर बट्टे a प्लस 2 को इससे गुणा किया तो 2a हो जाएगा, क्योंकि 2 भी हर में और ये भी हर में, यानी v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बट्टे और a और 2a, ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब कैसे करते हैं हम इसको, देखिएगा यहाँ पर a है और यहाँ पर 2a है, थोड़ा सा सीधा मैं इसको लिख देता हूँ। लीजिए v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv और क्या लिखेंगे, बट्टे 2a। दोनों का अगर लसअप लिया गया 2a प्राप्त हुआ, a में इसका भाग 2 बार चला गया और 2 को इससे गुणा किया तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर, और प्लस 2a से 2a कट गया तो एज इट इज लिख दो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और किसके बराबर में, विस्थापन के बराबर। लीजिए 2uv प्लस में है और 2uv माइनस में है, आपस में कैंसिल हो गए, और यहाँ देखिएगा यू स्क्वायर प्लस में और ये यू स्क्वायर माइनस में, लेकिन ये 2 है तो यहाँ से एक यू स्क्वायर बच गया, बट्टे क्या है 2a, s के बराबर में। लीजिए मैं आपसे विस्थापन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, विस्थापन के बराबर में बचा क्या, एक तो यू स्क्वायर जो कि माइनस में है, और प्लस क्या बचा है v स्क्वायर, और केवल यही बचा है बट्टे
2a। 2a को मैंने इधर भेजा तो 2as हो गया और u स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, u स्क्वायर को इधर भेजा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जो कि गति का कौन सा समीकरण है दोस्तों? तीसरा समीकरण है। लीजिए कैसे किया, बात को समझो वापस से। मैंने गति का जो दूसरा समीकरण है उसको लिया और दूसरे समीकरण में जहां जहां t है उस t का मान मैंने रखा। भाई त्वरण इतना होता है, अगर पक्षांतर करो t इधर और a इधर तो t इज इक्वल टू v माइनस यू बट्टे क्या हो जाएगा एक। तो t का ये वाला जो मान है, t का ये वाला जो मान है, इस मान को यदि मैं इस समीकरण में रखता हूं तो लीजिए t की जगह मैंने ये रख दिया, u एज इट इज उतार लिया, 1/2 का 1/2, a का a और t स्क्वायर की जगह मैंने v माइनस यू बटे a का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। लीजिए u को अंदर गुणा किया तो uv हो गया, माइनस u को u से किया तो u स्क्वायर हो गया बटे a का, प्लस 1/2 a का a लिखा, v माइनस u का स्क्वायर, v माइनस यू यानी a माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वो किया बटे a स्क्वायर, तो इस पर भी है तो a का स्क्वायर, एक a से एक a वाला कट गया, पीछे 2 बचा, a बचा तो नीचे 2a हो गया है ना, ऊपर का एज इट इज उतार लिया और ये एज इट इज उतार लिया, 1 और 2a का लसअ पर 2a आया और इस 2a लसअ में a का जब भाग लगाया तो 2 बार गया, a का भाग 2a में कितनी बार, 2 बार, उस 2 को मैंने इससे भी गुणा किया और इससे भी गुणा किया है ना, इससे भी गुणा किया और इससे भी गुणा किया, तो ये हो गया 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस का प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv एज इट इज लिखा बटे 2a। ये था प्लस का 2uv, ये था माइनस का 2uv, दोनों आपस में बर्बाद हो गए। उसके बाद ये 2u स्क्वायर माइनस का और u स्क्वायर प्लस का, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर एक तो कट गया, बचा कौन, एक u स्क्वायर, एक u स्क्वायर यहाँ पे पड़ा है, लीजिए तो u स्क्वायर बचा और v स्क्वायर बचा उधर, तो ठीक है, और नीचे 2a बचा, 2a को इधर भेजा तो 2as हो गए, यानी भाग में था गुणे में आ गया। उसके बाद माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये माइनस का u स्क्वायर है, इधर भेजा तो प्लस का हो गया, यानी कि 2s प्लस u स्क्वायर, इधर मैंने लिखा v स्क्वायर। तो ये इस तरीके से पक्षांतर किया और ये आपको मिल गया गति का कौन सा समीकरण, तृतीय समीकरण। गति का कौन सा समीकरण, तृतीय समीकरण। दोस्तों एक समान त्वरण के लिए जो ग्राफ आप बनाते हैं उस ग्राफ के माध्यम से गति के तीनों समीकरणों को व्युत्पन्न किया जा सकता है, तो आप ये काम करेंगे व्युत्पन्न करने के लिए। तो दोस्तों ये एक विधि है गति के तीनों समीकरणों को बनाने के लिए, उन्हें व्युत्पन्न करने के लिए। तो आज के इस वीडियो सेशन के लिए दोस्तों इतना ही, और आज के वीडियो में हमने पढ़ा है कि एक समान त्वरण के लिए ग्राफ किस तरीके से बनेगा और ग्राफ जो होगा वो क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर, यानी विस्थापन जो वहां पे आप निकालना चाह रहे हैं वो विस्थापन उस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहेंगे आपसे दोस्तों, पढ़ते रहें, धन्यवाद।